नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक नए आयाम पर, एक नए अध्याय पर, एक नए पक्ष पर चर्चा करेंगे। वो आज का हमारा जो टॉपिक है, अध्याय है, वो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे, जहाँ से हमेशा ही बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं। उन तमाम प्रश्नों को भी हम मद्देनजर रखते हुए आज हम इस नए आयाम पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कभी कभार सीधा साधा एक प्रश्न पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। कभी कभार जो मैच कराने वाले प्रश्न होते हैं, उनमें क्या देता है, एक तरफ संविधान के भाग देता है और एक तरफ संविधान के भागों का क्रम देता है। ठीक है, ऊपर नीचे करके उनको मैच करवाना होता है। जैसे भाग 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो वो पूछता है इनसे संबंधित। भाग 3, तो भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की जो घोषणा की गई वो कहां पर की गई, संवैधानिक रूप से पहली बार मान्यता मौलिक अधिकारों को कहां पर दी। हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की घोषणा की, विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की घोषणा की वो की ब्रिटेन में। कहां पर की मौलिक अधिकार घोषणा? कहां पर की? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में की गई 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा द्वारा ब्रिटेन की जनता को एक अधिकार पत्र द्वारा जो अधिकार दिए गए, वहां पर उनको मैग्ना कार्टा कहते थे। क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा। यानी सबसे पहले ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटेन की प्रजा को जिस दस्तावेज के माध्यम से उनको जो मौलिक अधिकार प्रदान किए, उस दस्तावेज को अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहते थे। क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा। इसी कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को भी हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। इससे बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, कथन और कारण वाला। यहाँ से मैग्ना कार्टा में एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, कथन और कारण वाला। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह कथन है। कथन क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह हमारा कथन। कारण नीचे कारण आए क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब नीचे ऑप्शन आएंगे, कथन व कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आएगा, कारण सही है, कथन गलत है, कथन सही है, कारण गलत है, सभी सही है। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑप्शन आए तो हमें जो बता रहा है कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसके कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सबसे पहले 1215 ईस्वी में जो ब्रिटेन का राजा था, उस ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटेन की प्रजा के लिए जो अधिकार पत्र जारी किए थे, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखते हैं, विश्व में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने वाला देश कौन सा था? यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संवैधानिक मान्यता देने वाला पहला देश था अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका। यानी अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए विश्व में सबसे पहली बार अमेरिका ने अपने संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। इन संवैधानिक मान्यताओं का जो उल्लेख मिलता है मौलिक अधिकारों का, कहां पर? अमेरिका। जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ
तब इन मूल संविधान में इन मौलिक अधिकारों को नहीं जोड़ा गया था। जब प्रथम 10 संविधान संशोधन हुए, उन 10 संविधान संशोधनों के तहत अमेरिका के संविधान में इन मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और उन संविधान संशोधनों को बिल ऑफ राइट्स कहते थे। क्या कहते थे? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कहते थे। ठीक है, तो इसी कारण हम भारतीय संविधान के भाग 3 को बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। उसके बाद में जब अमेरिका ने ये मौलिक अधिकार ग्रहण किए, वो ब्रिटेन से ग्रहण किए यानी इंग्लैंड से ग्रहण किए, और भारत ने ग्रहण किए वो कहां से ग्रहण किए? जब मैंने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि भारत ने मौलिक अधिकार कहां से ग्रहण किए? भारत ने अमेरिका से ग्रहण किए थे। और अमेरिका ने कहां से? अमेरिका ने ब्रिटेन से ग्रहण किए। इसी कारण ब्रिटेन को अधिकारों की धरती का देश भी कहते हैं। ब्रिटेन को अधिकारों की धरती का देश भी कहते हैं। अब बात करते हैं भारत में कि भारत में सबसे पहले मांग कब की गई, वह किसके द्वारा की गई, ये भारत के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग भारत में करने वाला बंदा था तिलक, और तिलक ने 1895 के स्वराज्य बिल में इन मौलिक अधिकारों की यानी स्वराज्य विधेयक में इन मौलिक अधिकारों की मांग की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की। कब? 1895 में। किसके तहत? स्वराज्य बिल के तहत। उसके बाद में 1925 में एनी बेसेंट द्वारा एक बिल लाया गया था, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। बिल का नाम था कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। 1925 में एनी बेसेंट द्वारा उस कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में भी इन मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद में 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट आई, उस नेहरू रिपोर्ट में भी पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी, उसमें भारतीय संविधान की मांग और जो मौलिक अधिकारों की मांग जो रखी गई थी वो नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी। इसी कारण इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, नीला पत्थर कहते हैं, क्योंकि जो विस्तार से सर्वाधिक मांग की गई वो नेहरू रिपोर्ट थी। उसके बाद में 1928 में कांग्रेस का एक मद्रास अधिवेशन हुआ था और 1931 में कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था। यानी 1928 के मद्रास अधिवेशन और 1931 के कराची अधिवेशन में भी इन मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद में देखेंगे जब संविधान बन रहा था, संविधान की जो समितियां थी, मैंने पीछे चर्चा की थी 22 समितियां थी, उनमें एक थी मौलिक अधिकार समिति। इस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार पटेल। यानी मौलिक अधिकार समिति, इस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। इस सरदार पटेल और एक हुआ करती थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो इन दोनों मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता में गठित जो समिति गठित की गई सरदार पटेल की अध्यक्षता में, तथा जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति के प्रयासों से भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे वो संविधान में रखे गए। यानी मौलिक अधिकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्षों द्वारा जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बाद इन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में जगह दी गई और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार रखे गए। ये तो रही इसका संवैधानिक इतिहास कि विश्व में कब, कहां और भारत में कौन कौन लोगों ने इनकी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करने से पूर्व में 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। एक होता है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, और एक होता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। इन दोनों में क्या अंतर है? यानी मानव अधिकार और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। जो मानव अधिकार होते हैं,
जो किसी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। और याद रखना, मानव अधिकार कभी भी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। अगर कोई किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसको पता थोड़ी है कि मेरा जन्म भारत में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, कहाँ है। उसके जन्म लेने के बाद उसके जो अधिकार है, यानी वो मानव होने के नाते जो उसके अधिकार है वो क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। और मानव अधिकार कभी भी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं, देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। परंतु जो मौलिक अधिकार होते हैं वो देश की सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को जब मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो वो उस देश के संविधान द्वारा वहां के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, अमेरिका के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो वहां का जो संविधान है उनका, उस संविधान के तहत उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार देश की सीमाओं में बंधे हुए होते हैं, जबकि मानव अधिकार देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। और जो मौलिक अधिकार होते हैं, इन मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है नकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक। प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक होती है, निषेधात्मक जिसको हम कहते हैं। नकारात्मक क्यों होती है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये राज्य को एक तरफ से बांधते हैं। जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, उन देश की सीमाओं को बांधते हैं। आप जब भी मौलिक अधिकार पढ़ते हो तो आप सुनते हैं राज्य नागरिकों के लिए ऐसा नहीं करेगा, यानी राज्य नागरिकों के अस्पृश्यता या छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा, राज्य बाल शोषण नहीं करवाएगा, राज्य राज्य स्वतंत्रता के अधिकारों को नहीं छीनेगा, राज्य सभी लोगों के साथ समान भेदभाव करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार के जो तमाम है, राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा। ये जो नहीं आ रहा है, नहीं का मतलब इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है? नकारात्मक प्रकृति होती है। इस कारण मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी? नकारात्मक, यानी निषेधात्मक। ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए रोकता है, कुछ कार्यों को करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य बाल शोषण नहीं करवाएगा, राज्य महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करेगा। तो इस प्रकार के जो नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं उन मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक होती है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। मौलिक अधिकार देश की सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, यानी निषेधात्मक। ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए रोकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वो 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। परंतु जो भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, वो किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया, जो जनता दल की सरकार थी उसके द्वारा किया गया। और एक था हमारा अनुच्छेद 31। इस अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इस संपत्ति के अधिकार। और एक हमारा अनुच्छेद था अनुच्छेद 19(1)(f). इसमें थी संपत्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(f). परंतु इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इस अनुच्छेद 31 को समाप्त कर यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर भारतीय संविधान का एक है भाग 12, और इस भाग 12 में जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 300 क। भाग 12 के अनुच्छेद 300 क, यानी 300 शब्दकोश ए या क में रखा गया। यानी अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्या है? एक कानूनी अधिकार है।
यानी इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त किया गया। इस संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। परंतु इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर समाप्त कर कहा रखा गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, जो एक क्या है आज वर्तमान में? कानूनी अधिकार है। और एक था हमारा अनुच्छेद 19(1)(f). अनुच्छेद 19(1)(f). इस अनुच्छेद 19(1)(f) में थी संपत्ति की स्वतंत्रता। इस संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? अनुच्छेद 19(1)(f) में जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, इसको भी हटा दिया गया। यानी अब आज वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। परंतु आप याद रखना, कुछ दिनों पहले जब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लिए जो संपत्ति का अधिकार और संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, केवल जम्मू कश्मीर के नागरिकों को थी। परंतु जैसे ही 5 अगस्त 2019 को जब उस अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(a) की धारा को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद वहां के नागरिकों को भी अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। यानी ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। परंतु जब जम्मू कश्मीर में इन धाराओं के हटाने के बाद अब वहां के नागरिकों को भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी उनकी अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अब संपूर्ण भारत में संपूर्ण नागरिकों को केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अब जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला जो मौलिक अधिकार होता है, मैं एक बार संक्षिप्त तौर से वैसे बता रहा हूँ, विस्तार से हम अनुच्छेद 12 और 13 को देखेंगे। पहला था संपत्ति का समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर दूसरा था संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह था 19 से 22। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह हुआ करता था 23 से 24। और जो चौथा मौलिक अधिकार था, वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो हुआ करता था 25 से 28। पांचवा था, वो था शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, हुआ करता था 29 से 30। और जो लास्ट है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह हुआ करता था अनुच्छेद 32। अब आप सोच रहे 31 कहाँ गया? 31 मैंने चर्चा की, जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इनके बारे में हम तमाम जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। एक एक अनुच्छेद को हम विस्तार से देखेंगे जहां पर सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद में एक अनुच्छेद बच गया आपका 12, एक 13 और 32 के बाद में 33, 34 और 35। इन तमाम अनुच्छेदों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 12 से 35। कई गाइडों में 14 से बता रखा है, 14 से नहीं। मौलिक अधिकार अगर पूछे कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत कौन से अनुच्छेदों से होती है या कहां तक है, कौन कौन से अनुच्छेदों में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, याद रखना। और भारतीय संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे हमारा जो अनुच्छेद 12 है, उस अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
फिर हम लेंगे एक एक मौलिक अधिकारों को, इन समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा व संस्कृति का, संवैधानिक उपचारों का। इन सब एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अब हम देखेंगे अनुच्छेद जो हमारा 12 है और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 से बहुत बार प्रश्न पूछा गया। गत बार से पिछली बार जो सेकेंड ग्रेड लगी थी उसमें प्रश्न आया था कि राज्य शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अब उसमें ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन था अनुच्छेद 12, तीसरा था अनुच्छेद 13 और उसके बाद में था अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 A B C D। ऐसा प्रश्न था कि राज्य शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये ऑप्शन थे। अब हम पहला ही अनुच्छेद पढ़ते हैं, भारत क्या है, राज्यों का संघ, तो पहला हम चांस लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम जब पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पर भी अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित कर बता रखा है, तो वहां पर नहीं। अगर इस कंडीशन में प्रश्न पूछा जाए तो हमारा उत्तर होना चाहिए राज्य शब्द को जो परिभाषित कर रखा है वो अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में परिभाषित कर रखा है। वो किस प्रकार कर रखा है हम विस्तार से देखेंगे। जो अनुच्छेद 12 है, इस अनुच्छेद 12 में लिख रखा है, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है, परिभाषित किया गया है। अब आप राज्य से मतलब किसी स्टेट से नहीं लेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उससे आप अर्थ नहीं निकालेंगे कि राज्य शब्द वो है। राज्य शब्द का यहाँ पर मतलब दे रखा है कि वो तमाम संस्थाएं, वो सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की हो, जिनकी स्थापना सरकार ने की हो और वो सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान प्राप्त करती हो, यानी सरकार से कोई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, यानी वे सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की हो और सरकारी जो संस्थाएं और सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त करती हो, वो सभी संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। वो सभी संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। याद रखना, राज्य शब्द का मतलब आप किसी स्टेट से नहीं निकालना है। राज्य शब्द का मतलब है वे सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की हो और सरकार से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान प्राप्त करती हो। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, हाल ही में यानी कुछ दिनों पहले जब विधि आयोग ने एक आदेश निकाला था, विधि आयोग ने कहा था कि जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई जो है, उस बीसीसीआई बोर्ड को भी इस राज्य शब्द के अंतर्गत माना जाए और राज्य शब्द के अंतर्गत आने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की जो आरटीआई है, जो सूचनाएं है, वो मांगी जा सकती है आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार के तहत। यानी विधि आयोग ने बीसीसीआई को भी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी अब राज्य शब्द के अंतर्गत माना है। करंट में प्रश्न बन सकता है, हाल ही में विधि आयोग ने कौन सी संस्था को राज्य शब्द के अंतर्गत माना है, तो उसमें आपको तमाम संस्थाओं के नाम आएंगे, उनमें एक संस्था होगी बीसीसीआई। तो इस बीसीसीआई को भी विधि आयोग ने राज्य शब्द के अंतर्गत माना है, इसको भी आप याद रखना। और राज्य शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 1 में राज्य शब्द को परिभाषित नहीं कर रखा है, राज्य क्षेत्र को परिभाषित कर रखा है वहां पर। और अब मैंने आपको बताया जो अनुच्छेद 36 है नीति निर्देशक तत्वों में, जो अनुच्छेद 36 है वहां पर भी राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है, वहां पर भी राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है। तो आपके मन में फिर एक प्रश्न और आया होगा कि हमें उत्तर कौन सा देना है, फिर अनुच्छेद 12 मानना है, अनुच्छेद 36 मानना है। अगर मैंने आपको प्रश्न बताया कि अगर पूछे कि राज्य शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको डायरेक्ट अगर ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन हो, तमाम 12 भी हो, उसमें 36 भी ऑप्शन हो, उसमें एक अनुच्छेद 1 भी हो, अनुच्छेद 13 भी हो, अगर ऐसे ऑप्शन आए तो आपको केवल अनुच्छेद 12 बताना है।
अगर इंडिविजुअल ऑप्शन हो, दोनों दो दो के बारे में पूछ रहा हो कि जोड़े बनाकर, देखिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, निम्नलिखित में से राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद में, वही आर्टिकल दे रहा हूं, अनुच्छेद 1। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 13 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 36। ए बी सी डी। अगर ऐसे ऑप्शन आए और इसके नीचे नीचे कूट दे रखा हो उसमें केवल बी, नीचे आए केवल डी, नीचे ऑप्शन आए ए व बी दोनों, और नीचे ऑप्शन आए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आए कि बी व डी दोनों, बी व डी दोनों। अब आप कहेंगे बी व डी दोनों क्यों? क्योंकि दोनों में राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है, परंतु अनुच्छेद 36 में लिख रखा है कि राज्य शब्द का वही अर्थ समझे जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। यानी अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द का वही अर्थ माना है जो अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद अगर इस प्रकार से हमें पूछना चाहता है तो हमें बी और डी ये वाला ऑप्शन सही करना है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में भी परिभाषित कर रखा है, अनुच्छेद 36 में। परंतु अगर केवल ये पूछे, हमें ये वाला सही पूछे, ऐसे ऑप्शन नहीं दे तो हमें केवल अनुच्छेद 12 बताना है। अगर कूट वाले प्रश्न हो और ए व बी दोनों को एक साथ पूछ रहा हो तो हमें इस प्रकार के उत्तर देना है। परंतु 36 में बता रखा है कि राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है आर्टिकल एक है अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद 13 में ये अगर आपको पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद, भारतीय संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 13। वो अनुच्छेद 13 इसलिए क्योंकि ये अनुच्छेद 13 हमें कोई भी ऐसी विधि हो, उन विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है। यानी न्यायपालिका को किसी भी विधि का पुनरावलोकन करने के लिए, किसी भी विधि को अगर वो विधि न्याय असंगत है तो ऐसी विधियों को समाप्त करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 13। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार अनुच्छेद है, न्यायिक पुनरावलोकन, और जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद है वो आधार अनुच्छेद है 13। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद कौन सा? 13। परंतु कभी पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 13 में नहीं है। यह भारतीय संविधान का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 13। क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका को अधिकार देता है किसी भी विधि को शून्य घोषित करने के लिए, किसी भी विधि को समाप्त करने के लिए। अब क्यों देगा? अगर कोई विधि या कानून, तो कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। तो अगर वो कोई कानून या विधि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है या वो न्याय संगत नहीं है, तो ऐसी विधियों को न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। यानी ऐसी विधियों को शून्य घोषित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ये न्यायपालिका को अधिकार होता है।